विदेश नीति जैसे गंभीर मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से उठाई गई चर्चा की मांग को आप उनके लोकतांत्रिक अधिकार के तौर पर देखते हैं या फिर राजनीतिक स्कोरिंग की एक कोशिश देखते हैं? देखिए पूर्णिमा जी, अगर चर्चा की मांग लोकतांत्रिक ढंग से ना हो तो उसको लोकतांत्रिक कैसे देखा जाएगा? विपक्ष ने मोशन मूव किया, विपक्ष सभापति को हटाने का मोशन पे चर्चा चाहते थे। उन्होंने पार्लियामेंट्री मीटिंग में उस मोशन पर साइन किया, उस पर टाइम एलोकेट किया गया। जब उस पर चर्चा होनी थी तो उन्होंने कहा कि हम अब मिडिल ईस्ट पर चाहते हैं। जब मिडिल ईस्ट पर खड़े होकर के देश के विदेश मंत्री जवाब देने लगे और मिडिल ईस्ट की सिचुएशंस पर देश को एड्रेस करने लगे तो वो उसमें हंगामा करने लग गए। ये किस प्रकार का विपक्ष को मूड स्विंग हो रहा है? ये किस प्रकार का विपक्ष है हमारे देश का? संसद को चलाने की जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष दोनों की है। विपक्ष अपने बाल हट में नहीं आ सकता है। यह नहीं कह सकता है कि हम अपनी जिद पकड़ लेंगे, जो हमारा मन होगा, जैसा हमारा मन होगा हम वैसा करने लगेंगे और अब आप संसद को चला करके दिखाओ। संसद को चलाने में देश के लोगों का, टैक्स पेयर्स का एक बहुत बड़ा पैसा लगता है और ऐसे में विपक्ष इतना गैर जिम्मेदाराना काम करे और संसद को ठान ले कि हम नहीं चलने देंगे, किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं होने देंगे, तो यह तरीका नहीं हो सकता। यह लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, यह संसदीय तरीका नहीं है। हमारे संसद की कुछ मर्यादाएं हैं। आप मुझे बताइए, अगर आपने मोशन को साइन करा और अगर आपने कहा कि हम उस मोशन पर चर्चा चाहते हैं, टाइम एलोकेशन पर आपने अग्री किया, तो उसके बाद आप क्यों हंगामा करेंगे? और जब विदेश मंत्री जवाब दे रहे हैं जिस चर्चा को आप चाहते हैं उस पर, और उस जवाब में आप उसको ना सुन करके बीच में डिसरप्शन करने लगे, मैं माफी के साथ कहता हूं यह विपक्ष का असली चेहरा है। विपक्ष एक्सपोज्ड है और वो देश की संसद का मखौल बनाना चाहता है, देश के लोकतंत्र का मखौल बनाना चाहता है। इसलिए कतई लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, विपक्ष को इस तरीके से बाज आना चाहिए। ठीक है फजल हारून साहब, मेरा सीधा सवाल यह है कि अगर आप लोगों को सरकार का जवाब सुनना ही नहीं था तो फिर सवाल क्यों रखा गया? ऐसी बात नहीं कि हमें सरकार का जवाब नहीं सुनना था, लेकिन पार्लियामेंट इज अ स्पेस फॉर डायलॉग एंड नॉट फॉर मोनोलॉग। यहाँ पे हमारे साथी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसको चलाने की जिम्मेदारी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी विपक्ष और सत्तारूढ़ पार्टी की दोनों की होती है। अब इसमें बहुत अहम मुद्दे जो थे वो रह गए। तो ये जो हमारे विदेश मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया वो एक मोनोलॉग ज्यादा था, डायलॉग कम था। इसमें बहुत सारे जरूरी विषयों पे जो बात करनी थी वो रह गई। अब जैसे हमारे विदेश मंत्री जी ये कहना भूल गए कि जो हमारे स्टूडेंट्स या फिर लोग वहाँ फंसे उनको निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। फिर जो हमारे बिजनेसमैन हैं, जो हमारे व्यापारी पक्ष जो एक्सपोर्ट में काम करते हैं, उनका हित बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये सब मुद्दे ये सरकार बहुत आसानी से इग्नोर करते हुए चली गई और यहाँ जो मुद्दे की बात थी वो तो हुई नहीं। यहाँ पे जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं, वहां पे उनके विदेश मंत्री ने भी मन की बात कर दी और देश की बात छोड़ दी। तो वही है ना विदेश मंत्री, थोड़ी आके वहां पर फजल हारून जवाब देंगे। तो लेकिन हमारे पार्लियामेंटेरियंस को मौका, तो ऑपोजिशन को मौका तो देना चाहिए था। हमारे जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनको मौका देना चाहिए था बोलने का, अपना पक्ष रखने का। लेकिन जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है फजल हारून साहब, उसी के हिसाब से तो विपक्ष चलेगा कि नहीं चलेगा? कि आप लोगों ने ठान रखा है, आप लोगों ने ठान रखा है, जब आप पहले किसी और मुद्दे पर चर्चा चाहते थे, जब उस मुद्दे पर चर्चा होनी आप दूसरा मुद्दा ले आए, जब उस पर विदेश मंत्री आधिकारिक तौर पर विदेश मंत्री की तरफ से जवाब आ रहा है, ये बताया जा रहा है कि हमारे लोगों के साथ एम्बेसीज लगातार संपर्क में हैं और इस बात का जिक्र पहले भी हो चुका है कि लोगों की सुरक्षित वापसी कराई जाएगी। हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या नहीं, सारी बातें कह दी गई। लेकिन आप लोग वेल में आकर हंगामा करने लगते हैं, फिर उसके बाद आप लोग वॉकआउट करने लगते हैं। मतलब लोकसभा राज्यसभा में जहां चर्चा होनी चाहिए वहां चर्चा की बजाय सिर्फ और सिर्फ हंगामा देखने को मिलता है। बहुत दुखद बात है कि जो ऑपोजिशन का जो अपना रोल जो निभा रहा है उसको हंगामा कहा जा रहा है। आप साइलेंसिंग ऑफ द ऑपोजिशन इज इक्वल टू किलिंग ऑफ डेमोक्रेसी होता है। तो जब ऑपोजिशन अपना रोल निभा रहा है तो हमारे साथ ऑपोजिशन के साथ क्या होता है आप लोगों को पता है? जब पार्लियामेंट में हमारे ऑपोजिशन के लीडर्स बोलते हैं उनका माइक रूल ऑफ प्रोसीजर लोकसभा में 349 क्या होता है सर, और राज्यसभा में 255। लेकिन जो होता है क्या होता है मैम, जब ऑपोजिशन कुछ बोलने की कोशिश नहीं करता है हारून साहब, पहले मुझे ये बताइए कि ये क्या है रूल ऑफ प्रोसीजर लोकसभा राज्यसभा का 349 और 255 क्या होता है?
लेकिन मैम जब एक मिनट मेरी बात तो कंप्लीट नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूं, आप ही को देना है जवाब, मैं थोड़ी दूंगी। आप बताइए ये क्या होता है। मैम मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जब ऑपोजिशन का रोल निभाना है उसको मैं डिस्कशन आपसे में क्या पूछ रही हूं हारून साहब, रूल ऑफ प्रोसीजर लोकसभा में 349, राज्यसभा में 255 क्या होता है? मैम आप मेरी बात कंप्लीट करने दें तो फिर मैं बता आप दूं। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद आगे आप कंटिन्यू करिएगा, मैं आपको काउंटर भी नहीं करूंगी। मैम ऐसे मैं एक बात अपनी रख लूं कि हमारे ऑपोजिशन के साथ आज क्या हो रहा है ये पूरे देश को जानने का हक है। आप सवाल पूछे लेकिन मेरी बात तो कंप्लीट करने दो। मैं आपसे बस सिंपली ये कह रहा हूँ कि जब हम एक नॉर्मल डिबेट चाह रहे हैं, हम किसी के अगेंस्ट नहीं हैं, हम देश के अगेंस्ट नहीं हैं, हम देश के साथ हैं। और उसी उसी कारणवश जो ऑपोजिशन है इन मुद्दों पर डिस्कशन चाहता है, अगर ऑपोजिशन कुछ सवाल पूछना चाहता है तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। और जो देश ऑपोजिशन कहीं किसी अपने पर्सनल मुद्दों के सवाल नहीं पूछ रहा है, वो देश के मुद्दों के सवाल पूछ रहा है। अब जवाब दे दीजिए जो मैंने पूछा उसका। चलिए, आई पास ऑन, ठीक है, मैं इससे आगे बढ़ जाती हूं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी बात सुनने के बाद भी आप मेरी बात का जवाब नहीं दे पाए हैं। कपिल श्रीवास्तव साहब, आपके पास मैं आ जाती हूं, और बार बार वही डिमांड पहले रखना, फिर उसके बाद हंगामा, फिर उसके बाद स्थगन की तरफ आगे बढ़ना। विदेश नीति जिसमें सरकार का संतुलन साफ तौर पर नजर आता है, अलग अलग सेक्टर्स में दिखता है, उसके बावजूद विपक्ष उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष अपनी मर्जी से जब मन चाहे जिस पर चर्चा चाहता है, चाहे लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो भी हो या रूल ऑफ प्रोसीजर जो भी हो, उससे इतर आप लोग अपनी मांग के मुताबिक चर्चा चाहते हैं, लेकिन नियमों के हिसाब से नहीं चलना चाहते। और जब आपके मन मुताबिक नहीं होता है तो सदन से वॉकआउट करना, वेल में आकर हंगामा करना, मुझे नहीं लगता ना ये आपको कुछ फ्रूटफुल दे पा रहा होगा और ना इस देश को कुछ फ्रूटफुल दे पा रहा होगा। पूर्णिमा जी, आपकी बात को हम उलट देते हैं। ये सारे हंगामे और ये नियम कानून जो संसदीय कार्य मंत्री पहले बैठक करके हम लोग के साथ तय करते हैं, वहां जाके बदल क्यों जाते हैं? ये सिद्धार्थ जी को बताना चाहिए। जिन रूल रेगुलेशंस की बात आप लोकसभा में और राज्यसभा के अंदर कह रही हैं, उसी के साथ साथ 288 भी है, जरा पढ़ लीजिए उसे। और मैं एक बात आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारा कोई मोशन मूव है, लेकिन उससे वो तो पहले में ही मूव कर दिया था हम लोगों ने, जो फर्स्ट सेशन चला था बजट का। सेकंड सेशन में ये गल्फ का युद्ध जो है, ये तो नहीं आया था उस समय। मिडिल ईस्ट की जो समस्याएं हैं, भारत की क्या पोजीशन है उसमें, भारत किस तरीके से अपने लोगों को 1 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे फंसे हुए हैं जो वहां काम भी करते हैं या टूरिस्ट वीजा पे गए हुए, उनको हम भारत कैसे निकाल। आपको याद होगा कि एक भारतीय की हत्या भी हुई है इसी युद्ध में। तो भारत उस पे क्या अवेयरनेस रखता है? हम ये कह रहे हैं कि संसद बयान देने की चीज नहीं है। अच्छा। संसद स्टेटमेंट देने की चीज नहीं है, चर्चा करनी है। आपसे जो हम प्रश्न करें आप उसका उत्तर दीजिए, और फिर उस पर जो जवाबुल जवाब होगा वो होगा आपकी तरफ से। तो मैं तो एक बात ये कह रहा हूं पूर्णिमा जी, जो स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है, आज जरूरी क्या है? ओम बिरला को हटाया जाना जरूरी है कि देश की विदेश नीति हमारी क्या चल रही है, अगर कोई कमियां हैं तो विपक्ष उकेरे, सरकार उसमें संशोधन करे, हम सब मिल बैठ कर के इस बात की चर्चा करें कि कैसे इकोनॉमी पे जो हमारे प्रभाव पड़ने वाला है इस युद्ध का, हम कैसे निकलेंगे। भाई पुरी साहब तो हमेशा यही कहते रहे कि 1 रुपए भी हम लोग पे कोई असर नहीं आएगा, लेकिन आप देखिए पिछले ही उसमें अभी 2 दिन पहले 60 रुपए बढ़ा दिए गए घरेलू सिलेंडर पे, 120 रुपए कमर्शियल सिलेंडर पे बढ़ा दिए गए। और ये भी आपको बता दूं, 21 दिन से पहले आप दूसरा गैस नहीं बुक कर सकते हैं। और तीसरी बात बता दूं, जो ये लोग बुकिंग सिस्टम रखे हैं उसको इन्होंने क्रैश कर, फोन करके बुकिंग करने के लिए आप कोशिश करें तो कहता है कि अभी जो है कुछ तकनीकी दिक्कत है, इस वजह से हो नहीं रही है। सुबह से शाम तक तकनीकी दिक्कत लग गई है साहब, लंबी लंबी लाइनें चल रही हैं। मीडिया आप भेजिए गैस गोदामों पे, देखिए जनता का क्या हो रहा है, पुलिस लाठी चला रही है। तो बात इस चीज की है कि जो देश समस्या में जूझता चला जा रहा है और मोदी जी की जो विदेश नीति है वो स्पष्ट नहीं है। हम कैसे भारतीयों को लाएंगे, हम कैसे सस्ता तेल पाएंगे। अब हमको विदेश की संप्रभुता हमने तो अपनी खो दी है। हमको डिक्टेट कर रहा है अमेरिका कि आपको सिर्फ 1 महीने का, देखिए आपको दिया जा रहा है मौका,
आप जाइए रशिया से 1 महीने केवल तेल लेंगे। अच्छा वो तो ठीक है, ये जो पेट्रोलियम गैस है जो हमारी उस दर्रे के बीच से आती है, जो ईरान का 50% भाई हिस्सा पड़ता है, और उसने भारत के जहाजों पर रोक लगा दी है, क्योंकि आप ईरान जो आपका अपना मित्र था उसके साथ खड़े नहीं है। तो वो गैस तो महंगी भी पड़ेगी और वो घूम के आएगी, बहुत दिन लगेगा। और मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आखिर ईरान के साथ हमारी विदेश नीति क्या है? क्या संसद में डिस्कस नहीं होनी चाहिए? अच्छा मुझे इतना क्या हमारी बताइए, इकोनॉमी पर आप पड़ने लोग वाले अगर प्रभाव बहस पे नहीं चाहते होनी थे चाहिए? तो पहले आपको विदेश मंत्री का बयान सुनना चाहिए था या फिर उससे पहले हंगामा कर देना चाहिए था? आप बयान सुनते, आपको बयान से डिससैटिस्फैक्शन होता, फिर उसके बाद आप कहते कि नहीं जी हम इस पे चर्चा चाहते हैं क्योंकि जो सरकार कह रही है हम वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पहले हंगामा, बयान से पहले हंगामा, बयान देने के दौरान वेल में हंगामा, और फिर उसके बाद वॉकआउट। फिर क्यों ये विपक्ष को सिद्धार्थ यादव जी कहना पड़ता है कि आप लोग बहस से बचना चाहते हैं स्टेटमेंट देकर, क्योंकि स्टेटमेंट देना आपको ज्यादा आसान लगता है बनस्पत बहस करने के? इसका जवाब लेके फिर उसके बाद मैं स्टूडियो में मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए पूर्णिमा जी, मैं सबसे पहले तो फैक्ट को करेक्ट कर दूं। आप लोग एक मोशन लेकर के आए, मोशन स्पीकर के अगेंस्ट था। मोशन पर टाइम अग्री किया गया, पार्लियामेंट्री जो कमिटी ने उसको तय किया, बिजनेस कमिटी से तय होकर के अप्रूव होकर के टाइम पर आपने हाँ भरा। जब उसका टाइम आया आप सस्पेंशन ऑफ बिजनेस का मोशन ले आए। अरे पहला मोशन भी आप ही के कहने पे आया था, आप ही ने टाइम अलॉट करवाया, पर जब उसका समय आया तो आपने कहा आप सस्पेंशन ऑफ बिजनेस करिए, हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। चलिए उस पर भी विदेश मंत्री ने कहा महत्वपूर्ण विषय है, मैं इसका जवाब देता हूं, सदन में जवाब दिया जाएगा, सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा। हमने तो एक बार भी नहीं कहा कि जब इराक में युद्ध छिड़ा था तब आपने बात क्यों नहीं करी, जब सद्दाम हुसैन को लटकाया जा रहा था तब यह बात क्यों नहीं करी, पर आप ईरान पे करना चाहते हैं, ईरान पे करिए, हमारे देश के विदेश मंत्री उस पर जवाब देंगे। पर आप वो जवाब भी ना सुन करके अपने हट में कहें कि अब हम ये भी नहीं करेंगे, अब सारे मोशन को छोड़िए, अब हम कोई और चर्चा चाहते हैं। ये सदन चलाने का तरीका पूर्णिमा नहीं हो सकता। आप कहेंगे कि इस पर चर्चा होनी है, आप टाइम तय करवाइए, सदन में बहुत समय है अभी, आप जितनी चर्चा कहेंगे उतनी चर्चा इस विषय पर होगी। ये पहली बात। दूसरी बात, आपने अब विषय में गए, ये तो प्रोसीजर की बात हुई, विषय में जाकर के आपने कहा देश में हाहाकार मच गया है, देश त्रस्त हो गया है, कैमरा लेकर के जाइए, लाइनें लग रही हैं, सिलेंडर लेने के लिए लाठी मारी जा रही है। मैं कपिल श्रीवास्तव जी से कहता हूं, आप, आपके नेता, आपकी पार्टी, मोबाइल फोन तो आपके पास भी होगा, कैमरा छोड़ दीजिए, क्यों पूर्णिमा जी के भरोसे हैं आप? अपना फोन लेकर के जाइए, जहां लाइनें लग रही हैं, जहां पुलिस डंडे मार रहे हैं, आप वीडियो बना लीजिए, पर वो आप नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो प्रोपेगेंडा है। कहीं ऐसा नहीं हो रहा, कहीं ऐसा नहीं हो रहा देश के अंदर। क्या बात कर रहे हैं? अरे कपिल जी मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए उसके बाद कह लीजिएगा। मेरे मोबाइल नंबर की आवश्यकता नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे अपलोड करिए। आपको मेरे मोबाइल पे क्यों भेजना है? पूरी दुनिया को दिखाइए ना, आप मेरे को भेज के क्या करेंगे? आपकी एयर डॉक्टर वीडियो की आवश्यकता नहीं है। मैं अगर आप ये तरीका नहीं हो सकता, मैं इनके बीच में नहीं बोला था, मेरी बात पूरी हो जाए। ठीक है कपिल जी सुन लीजिए, पहले लाइन में खड़ा है, कपिल जी सुन लीजिए, कपिल जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, उसको हम कह रहे हैं। कपिल जी सुनिएगा पहले, सिद्धार्थ जी जल्दी से खत्म करिएगा अपनी बात। मैं जल्दी से बात पूरी कर रहा हूं। ये जो जिस विषय की बात कर रहे हैं पूर्णिमा जी, उस विषय में भी देश सच्चाई जानता है। आज हमारे देश के अंदर हमारे पास पर्याप्त एनर्जी, चाहे हाउस होल्ड एनर्जी हो, चाहे क्रूड ऑयल की अवेलेबिलिटी हो, ना हमने रशिया से कभी तेल लेना बंद किया था, ना हम कभी बंद करेंगे। दुनिया का कोई देश नहीं है, कोई ताकत नहीं है जो भारत को डिक्टेट कर सके। 10 लाख बैरल हम हर रोज क्रूड ऑयल ले रहे हैं। और अगर आपको प्राइसेस की और दाम की बात करनी है तो 154% 2004 से 2014 यूपीए में बढ़ा था, 33% हमारे काल में बढ़ा है। इसलिए आकर के हमको दाम बढ़ना मत समझाइए और नहीं बताइए कि महंगाई क्या होती है, कैसे दाम बढ़ जाते हैं। इसलिए आप लोग सच्चाई से परे हैं, प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं, चाहे वो संसद हो या सदन। इनका हो गया 30 सेकंड्स, कपिल जी 30 सेकंड्स, फिर मुझे इधर प्लीज समय दीजिएगा थोड़ा, पॉइंट टू पॉइंट बात कह रहे हैं। जल्दी। अच्छा है कि हम दोनों ही अधिवक्ता हैं, तो कम से कम पॉइंट टू पॉइंट हो तो ज्यादा अच्छा हो। 30 सेकंड्स रखेंगे। मैं ये साफ कह रहा हूं, मेरा मोशन है साहब, हमें ये लगा कि अब जो वर्तमान समय में जरूरी है वो हमारे देश के अंदर जो विदेश नीति है, जिसपे सरकार को विपक्ष की राय मशवरा करनी चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए। सवाल हम पूछेंगे, जवाब आप देंगे। आप पहले स्टेटमेंट देंगे तो हमारा प्रश्न कहां जाएगा? एक बात, आखिर हमारे प्रश्न लेने से आप क्यों भाग रहे हैं? दूसरी चीज, मोशन हमारा, हमने कहा इसको बाद में ले लेंगे, आप पहले इससे कर लीजिए। एक मिनट सुन तो लें आप। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं कि आपने 60 रुपए बढ़ा नहीं दिए? आपने क्यों बढ़ाए?
₹60 अगर आपके ठीक है पास बहुत सर, ज्यादा है, लेकिन कपिल जी आप किसी इन ने इस लोगों बात को से धोखा इनकार देने का नहीं काम किया कर रहे हैं। कि इस वैश्विक अस्थिरता के बीच में देश में चुनौतियां नहीं आएंगी। किसी ने इस बात से कभी इनकार नहीं किया कि चुनौतियां नहीं है और चुनौतियां नहीं आएंगी। हाँ, उसको टैकल कैसे करना है, उसको मिनिमल कैसे करना है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सिद्धार्थ जी, थोड़ा सा मुझे प्लीज समय दीजिएगा। स्टूडियो में मेरे साथ 3 मेहमान और हैं। सुनील कौशिक साहब, सरकार के जवाब पर डाउट है या फिर सियासी वॉकआउट है? कौन अपना किस तरीके का फायदा देखता है, खासतौर से इतने सेंसिटिव मैटर पर जिसे हम विदेश नीति और एक ग्लोबल अस्थिरता के दौर में जिस पर हम बात कर रहे हैं? देखिए गुणमा जी, चर्चा उस पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जो केवल और केवल हमारे देश पर प्रभाव पड़ रहा है उसका। जब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखेंगे तो हर देश इससे ग्रसित है, हर देश पर प्रभाव पड़ रहा है। चाहे वो टैक्स लगाने की बात हो, चाहे ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका का युद्ध की बात हो। तेल केवल भारत में बढ़ेंगे तेल के दाम, क्या किसी और देश में नहीं बढ़ेंगे? क्या केवल ईरान के का जो रास्ता है वहां से केवल भारत के लिए ऑयल आता है, किसी और देश के लिए नहीं आता क्या ऑयल? जब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे कोई समस्या है तो उसका समाधान उसी कूटनीतिक तरीके से होगा। जब ईरान की तरफ से कोई ऐसा बयान आया है क्या कि भारत सरकार हमारे साथ नहीं खड़ी है? केवल विपक्ष को ही लग रहा है कि ईरान के साथ खड़ा हो जाना चाहिए? सोनिया गांधी को ही लग रहा है कि केवल भारत सरकार को या प्रधानमंत्री को बयान ईरान के पक्ष में देना चाहिए? विदेश मंत्री ने ईरान की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लगातार वहां के राजदूत के संपर्क में सरकार है और लगभग आप सोशल मीडिया पर देख रही होंगी कि लगातार कूटनीतिक तरीके से जो रणनीति तय की जाती है वो सरकार की तरफ से हो रही है। जहां तक मेरा मानना है कि विपक्ष आग में झोंकना चाहता है हमारे देश को। जब कूटनीतिक तरीके से रास्ता निकाला जा रहा है तो उसमें आक्रामक होकर के ही क्यों बात रखेगी भारत सरकार? क्या आक्रामक होकर बात रखने से समाधान हो जाएगा क्या? मेरा जहां तक मानना है कि जो सरकार का कदम है, निश्चित तौर से मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा प्रकरण आ गया है कि विपक्ष को विश्वास में लेकर के कोई बड़ी कार्रवाई की चर्चा की जाए। इस संकट से हमारा देश नहीं जूझ रहा है। जब ऐसा संकट दिखेगा तो निश्चित तौर से भारत सरकार को विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से भी बात करनी होगी, लेकिन ऐसी परिस्थिति अभी पैदा नहीं हुई है। दूसरी बात, कपिल जी कह रहे थे कि साहब भूकंप आ जाता है, कल चर्चा हो जाती है इस पर। अरुण साहब आती हो कपिल जी, कल चर्चा यदि हो जाती, आज लोकसभा स्पीकर के मुद्दे पर चर्चा हो जाती और कल पश्चिमी देशों के बीच जो माहौल बना हुआ उस पर चर्चा हो जाती, भूकंप आ जाता क्या? आप उस पर बार बार भाग रहे हैं जिस पर आप खुद तय करते हैं। आपने मणिपुर पर चर्चा करना चाहिए। नहीं, आप बजट का पहला चरण याद कर लीजिए ना, उसमें भी वही हुआ था। उसमें भी वही हुआ। तो कम से कम जो आप तय कर रहे हैं का एक दिन बाद और एक दिन पहले आप इतना बहस करना चाह रहे हैं कि 4 दिन कार्रवाई स्थगित हो जाएगी, लेकिन आज हम पहले उसी पर चर्चा करना चाहेंगे। आज सुबह 9:30 बजे राज्यसभा में और लोकसभा में क्यों नोटिस दिया गया टॉपिक चेंज करने के लिए? जब सूचीबद्ध कोई सब्जेक्ट हो गया या तो उस पर आज चर्चा हो जाती तो मुझे नहीं लगता कोई भूकंप आने वाला था। ठीक है विपिन जी, आपकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, आपको लगता है कि वो भारत की डिप्लोमेसी को कमजोर करती है? क्योंकि आजकल ज्यादा इस पर है कि हम कहां कितना कैमरे के सामने एक आकर नैरेटिव सेट कर देंगे, बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, 4 बयान दे देंगे, लेकिन विश्वास हमें ना सरकार पर है ना सरकार के आधिकारिक मंत्रियों पर है जो उस सब्जेक्ट से कंसर्न है। पूर्णिमा जी, देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष हमारा मजबूत होना चाहिए, मुकम्मल तरीके से आवाज उठाए, सरकार की कमी पेशियां उजागर करे। लेकिन यहां पर ये जो संकट आया है और ये जो एस्केलेशन हो रहे हैं मिडल ईस्ट में, उसके लिए जिम्मेदार क्या हिंदुस्तान है? और यहां पर आप ये सवाल पूछे, विपक्ष ये सवाल, 2 बड़ी जरूरी बातें कि विपक्ष ये सवाल पूछे कि आपके ऑल्टरनेट सप्लायर्स कौन हैं? क्योंकि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, अगर वहां ब्लॉकेड हो जाता है जहां से ये सारा सप्लाई आता है, तो वहां पर संकट आ सकता है। ऑल्टरनेट सप्लायर्स की आवश्यकता है, ये समय की पुकार है। साथ साथ हम बात करें कि हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होने चाहिए, उसी के साथ मैं जोड़ूंगा कि हमारी कूटनीति, कि यहां पर कूटनीति इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि जिसके तहत हम लोग, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान का जो रुख है वो हम उसको कहें तटस्थ, क्योंकि हमने दोनों के साथ अपने नाते बना रखे हैं, इजराइल ईरान के साथ। कहीं ऐसा कोई संदेश नहीं गया कि ईरान के साथ, क्योंकि एनर्जी के मामले में संदर्भ में हम लोग ईरान के साथ, हमारा उनके साथ नाता है, डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इजराइल हमारा, तो यहां पर दोनों के साथ हम लोग बना के रखी, हमारा नाता है।
साथ साथ जरूरी बात है कि एक तरफ जब अमेरिका बात करता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हिंदुस्तान की बात है कि हम लोग चाहते हैं कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन। यहां पर हमारा जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट है कि टैरिफ्स की जब बात हो रही थी कि हमने अपने जो इधर के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। यहां पर देखिए जो रिजर्व्स की बात है कि अगर ये एस्केलेशन और बढ़ता है मिडल ईस्ट में, वहां पर संकट आ सकता है। लेकिन यहां पर अगर आप चर्चा ही नहीं करेंगे लोकतंत्र के मंदिर में तो खर्चा बढ़ेगा। खर्चा किसका होगा? जो एक ईमानदार टैक्स पेयर है। तो ये मुझे लगता है विपक्ष को समझदारी दिखानी चाहिए। मैं विपक्ष के साथ खड़ा हूं कि अगर वो कमी पेशी उजागर करते हैं, लेकिन बिना सुने पूरी बात आप उसको ये करार दे दें, आप बोले कि इट्स अ मोनोलॉग। आई डोंट एग्री विद दैट। डायलॉग आप करेंगे, डायलॉग तो तब होगा कि जब बशर्ते कि आप तैयार होंगे, पहले आप वॉकआउट कर जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ सरल भाषा में कि प्री कंसीव्ड आपका नोशन है, आप माइंडसेट लेके आए हैं कि वाकई में हमने चाहे कुछ भी हो जाए कि हमने बस विरोध करना है। तो ये मुझे लगता है इससे बात नहीं बनेगी, जनता के पास एक अच्छा संदेश नहीं जाता। क्योंकि इस समय यहां पर संकल्प भी है कि हमने उस दौर को दोबारा लेके आना जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था और महाशक्ति बन के उभरना है। ठीक है सर, $5 ट्रिलियन का सपना है। भारत की नीति की बात करें और एस जयशंकर के हिसाब से तो 3 लाइन में बहुत क्लियर हमारे स्ट्रैटेजिक बैलेंस नजर आता है। डी एस्केलेशन, डायलॉग और डिप्लोमेसी, यानी कि सभी पक्षों से हमारे संबंध बनाए रहें और संघर्ष में हम किसी का सीधा पक्ष ना लें। अब इतनी अगर क्लैरिटी है तो इस क्लैरिटी में ना समझने जैसी क्या बात है? मुझे लगता है समय समय पे सरकार के तरफ से, खास करके मोदी जी के सरकार के तरफ से हमेशा इस बात को क्लियर संदेश दिया गया है विपक्ष को और तमाम उन हुक्मरानों को जो बार बार इस तरह के शब्द का यूज़ करते हैं कि किसी एक मुल्क के प्रति भारत का जो नज़रिया है वो अलग रहता है, किसी जैसे ईरान और कुछ और देशों के ऊपर अलग अलग नज़रिया होता है। ऐसा नहीं है। खास करके देखा जाए तो 2014 से लेकर के अब तक हमने जो दृश्य देखा उसमें विदेशिक नीति इतनी ज़्यादा अच्छी मैंने आज तक नहीं देखी। यहाँ पे कहीं से भी कोई सेलेक्टिव अप्रोच नहीं होता है, चाहे ईरान की बात करें चाहे इजराइल की बात करें। लेकिन मैं महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पे है, बात करें लोकसभा की तो राहुल गांधी और राहुल गांधी के जो एमपी हैं, तमाम एमपी की एक पूरी जिम्मेदारी बनती है संसद को अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलाने की, और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके एमपी की। लेकिन जिस तरह के संदेश आने चाहिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संसद जो है देश की दशा और दिशा तय करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता रहा है और ये सबसे बड़ा मंच भी है। लेकिन राजनीतिक ड्रामेबाजी और जिस तरह से अपनी गरिमा को जिस तरह से मटियामेट करने का परंपरा जो शुरू हुआ है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और विपक्ष की तरफ से समय समय पे जो होता रहता है, चाहे 2014 की बात करें कि पेपर स्प्रे कांड की बात करें, चाहे आज में मुझे लगता है मुद्दा होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन वहाँ पे नंगाना जिस तरह से उनके कार्यकर्ता करते हैं ये मुझे लगता है शोभनीय नहीं है। आज भारत की वैश्विक नीति उसके ऊपर सवाल उठाइए संसद में, आप किसानों की आय और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उसके ऊपर सवाल उठाइए तो अच्छा लगता है। आपको उठाना है तो आप तरुण जो एक दलित युवक उसकी क्रूर हत्या कर दी जाती है उसके ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे। खामनेई, कौन लगता है खामनेई हम शर्मिंदा हैं इस तरह के पूरे, आप देखिए पूरे देश में खामनेई के खिलाफ, जो कि खामनेई हमेशा समय समय पे हमारे खिलाफ जो है जहर उगलता रहा। चाहे हम अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, उसने किस तरह से पाकिस्तान का साथ दिया, चाहे हम बात करें 1965 में, 71 में, 99 में, कब ईरान ने हमारे साथ जो है छोड़ा घोपने का काम नहीं किया है, हर हमेशा किया है। और इजराइल ने जब हमेशा 1962 की बात करें, 71 की बात करें, 99 की बात करें, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की, हमेशा मेरा साथ दिया। आप तो खुद पक्ष चुन रहे हैं ना। नहीं, मैं कहना चाहता हूं उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए ना। वो ये तो बिल्कुल भी नहीं बता रहा कि ईरान हमारे लिए कम जरूरी है और इजराइल ज्यादा जरूरी है। मैं आज देखिए कहीं न कहीं संसद के बाहर आप जो इस तरह से विपक्ष का हंगामा जारी है वो क्या संदेश देना चाहते हैं? आज कहीं न कहीं विपक्ष के कांग्रेस के सांसद के द्वारा ये बात सामने आ ही रही है कि ईरान के साथ अन्याय हो रहा है। अरे भैया, ईरान के साथ अन्याय हो रहा है तो जाइए ना, आप उसके पक्ष में लड़ाई लड़िए। आप यहाँ पे हो हल्ला क्यों कर रहे हैं? आप यहाँ पे जिस तरह के मुद्दे उठाने चाहिए संसद के अंदर वो मुद्दे क्यों नहीं उठाए जाते? कांग्रेस के तरफ से, कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी जी की तरफ से
ये हो हल्ला किस ठीक। तरह का हो हल्ला अरुण साहब बोलिएगा। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जा रहा है तो- कि जो उचित शब्द का रवनीश जी, प्रयोग होना चाहिए, जो तमाम रवनीश जी, मुद्दों एक को, मिनट। सीमा सुरक्षा की बात करें, आतंकवाद की बात करें, चाहे पर ना होके धर्मांतरण की otherwise, बात करें, ठीक तमाम है। मुद्दे के ऊपर क्यों नहीं ठीक उठाए है, जाते अरुण हैं? साहब बोलिएगा। रमनीश जी, पहले तो मैम मैं आपके मुद्दे की बात कर लूँ। रूल 349 एंड 249 pertains to the rule of procedure बहुत देर कर दी of- अरुण साहब आते आते, अब जरूरत नहीं थी उसकी, मैं तो No, उससे no, गुजर but- चुकी थी, आप उसी में अटके हुए हैं। No, no. अब आगे भी कोई हम बात एक नहीं, और rule अब इससे ठीक है attach ना, कर अरुण रहे हैं। साहब, There is अब- also other rule called audio altering party, the ठीक right to be है, heard. ओके ओके There's also other rule also. ओके ओके। I think Siddharth sir is a lawyer, so you will understand that better. So, on a lighter note, it was, but मैम ये मुद्दे हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं एक 24 साल का युवक हूँ और हमारे ये जब इंटरनेशनल रिलेशन जो उनको बात करना बहुत जरूरी होता है। रमनीश जी, ये वर्ड यूज करना कि ऑपोजिशन नंगा नाच कर रहा है, आई डोंट थिंक दैट्स द राइट वर्ड। आप 24 साल के, एक 24 साल के आप एक युवा हैं अरुण साहब, और मैं आपकी सिंप्लिसिटी की दाद देती हूँ, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट। लेकिन चूंकि आप एक 24 साल के युवा हैं तो आप 24 साल के कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, आप एक पॉलिटिशियन भी हैं साथ में। अब चूंकि आप युवा हैं, मुझे इतना बता दीजिए कि कितना प्रतिशत आयात मिडिल ईस्ट पर भारत की निर्भरता है? मैम, जो तेल की निर्भरता है वो भारत की मिडिल ईस्ट पे बहुत है। कितनी है? लेकिन मैम एक बहुत जरूरी बात ये भी समझनी नहीं, चाहिए जरूरी कि बात जब यह है कि भारत के युवा को यह पता होना चाहिए कि हमारी निर्भरता कितनी है। भारत के उस अवेयर युवक को यह पता होना 55% चाहिए से कि ज्यादा कहां है। कहां पर हम कितने डिपेंडेंट हैं, हमारे विकल्प क्या क्या 55% से हैं। ज्यादा जब ये है। पूरी स्थिति पैदा हुई तो हमने मैम, कहां कहां से रूट्स को 55% से- डाइवर्ट किया, हमने कहां Yes, से अपनी मैम। जरूरतों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक स्थिति को पैदा किया या मैम, उसे बरकरार रखा, ये मैम, 24 साल ये- के युवक को पता होना चाहिए। यस मैम, जो भारत की निर्भरता यूएई के जो तेल आयात है वो 55% से ज्यादा है। ओके। और एक और बात ये करने की, दूसरी बात ये है मैम, हमें बुरा तब लगता है जब माय फ्रेंड डोनाल्ड कहते हैं कि आप 30 दिन तक रशिया से ट्रेड कर सकते हैं, तो हमें और किसी तब कैसा permission की लगता है जब जरूरत सरकार ये कहती है कि हमने अपनी मर्जी से ऐसा किया है, किसी के कहने पर नहीं? मैम, सरकार तो आजकल बहुत कुछ कह रही है। हाँ, तो सरकार ने पर तो आपको ये भी भरोसा कहा था नहीं, 15,000 ट्रम्प पर आपको 15,000 भरोसा है, और आप ही के प्रवक्ता अभी 4 दिन 15 पहले बैठकर ट्रम्प को इसी टीवी डिबेट में गुंडा बता रहे थे साहब। तो आप तय कर लीजिए कि आपको I respect आपको you. आपकी लैंग्वेज मैम, में एक मिनट, आपको एक मिनट। आपकी लैंग्वेज में गुंडे की बात पर यकीन करना है या आपको आज की सरकार पर भरोसा करना है, और या एट कन्वीनियंस चूज करना है? 15 लाख का भी वादा हुआ था, मेरे पास नहीं है। सरकार तो बहुत कुछ कह रही है, 15 लाख भी दे रही थी, 15 लाख अभी तक आए नहीं। अब आप डिमोनेटाइजेशन पर चले जाइए, No, फिर no, आप कोविड काल आप- में आप लॉकडाउन पर चले जाइए, मैम, अब उस पर utmost चर्चा कर respect, पाना मैम। बड़ा मुश्किल है, मैम, no, मैम, with बहुत utmost मुश्किल है। respect। अब इतना इतना आप पीछे जाएंगे तो फिर मैं इमरजेंसी पे चर्चा करूंगी, मैम, बताइए, तो- फिर मैं इमरजेंसी पे चर्चा करूंगी। मैम, लेकिन एक बात तो है ना, आप सरकार की बात ओके, का आपको मैं क्या एक लगता है, मिनट, भरोसा पूर्णिमा जी, किया एक मिनट जा आना सकता चाहूंगा है? बस। सर 30 सेकंड्स मैं में जी बिल्कुल, बटन इन मैं, करेगा, 30 सेकंड्स बटन इन मैं- करेगा, फिर मैं सिद्धार्थ जी देखिए, आपके पास। आप अच्छे प्रवक्ता हैं फजल जी, मैं 3 सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, और ये एक आम दर्शक भी जानना चाहेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है, उनमें से ऐसे कितने मुल्क हैं जो अमेरिका का विरोध कर रहे हैं? कि यहाँ पर तो ठीक है, समझ आ रहा है कि पूछा जा रहा है कि भाई हिंदुस्तान का क्या रुख है, ईरान के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, जबकि सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट है। एक मिनट, मैंने पूरा सवाल समझ लीजिए, मेरे आग्रह आपसे। दूसरी बात है कि आप लोग बात करते हैं कि संविधान से देश चलेगा, निश्चित बात है, कोई दो मत नहीं है, ठीक है। तो संविधान तो यह भी सीख देता है कि लोकतांत्रिक ओके। प्रक्रिया से सरकारें चुनी गई हैं, उनका सम्मान भी करना है। अगर 5 वर्ष उनको मिले, तो यहां पर अगर कोई ये बोलता है ठीक। हिंदुस्तान में भी बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल वाले हालात बन जाएंगे, तो वो कहां तक बात जायज है? ठीक है सर, मैं बहुत सर, लास्ट मोमेंट सर, पे हूँ, मैं बहुत लास्ट मोमेंट पे हूँ, opposition और इंडिया क्योंकि के आपने साथ ही है, ओआईसी का opposition जिक्र कर इंडिया दिया, से तो अलग ओआईसी है। में कितने देश हैं मुझे नहीं लगता मुझे उसका भी जवाब मिल पाएगा। सिद्धार्थ जी आइएगा काउंटर के साथ। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे जो युवा साथी कांग्रेस पार्टी से हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। बहुत कम टीवी डिबेट्स पे मुझे अपने से भी युवा साथी डिबेट के लिए मिलते हैं, तो मैं उनको साधुवाद करता हूं, और ज़्यादा मैं उन पर कठिन नहीं होना चाहूँगा। पर मैं एक बहुत छोटी सी बात पूर्णिमा जी आपके शो पे कहता हूँ, क्योंकि आज हम बात प्रोसीजर की कर रहे हैं। आपने टीवी डिबेट का आज एक टॉपिक चुना,
वो टीवी डिबेट का टॉपिक हारून साहब ने भी, सब लोगों ने उसमें भी हम खास करके विपक्ष में देखते हैं कुछ ऐसे नेता जो हैं उसके तरफ से होकर के चले जाते हैं, चाहे हम बात करें ईरान की, चाहे बात करें हम बांग्लादेश की, चाहे बात करें हम आज पाकिस्तान की। तो कब तक इस तरह के चीजों का, पाकिस्तानी परिस्थिति सोच चाहे ईरान परिस्थिति सोच को निकाल दीजिए बाहर से, जो हमारे साथ देता है उसके साथ हमें जाना चाहिए। लेकिन सवाल उठाने के साथ साथ ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन कावेरी भी ख्याल रखा जाना चाहिए, जब भारतीयों को सुरक्षित इन परिस्थितियों के बीच में लाया गया है और सरकार उसके लिए भी अभी भी प्रतिबद्ध है।